बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग तय माना जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच बंटवारा किया जाएगा। जेएमएम अपने हिस्से से माले को सीट देगी और कांग्रेस के कोटे से आरजेडी को सीट दी जाएगी। माले को 4 सीट और आरजेडी को 5 से 7 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आईएनडीआईए की बड़ी बैठक कल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस अपने हिस्सों में से आधी सीटें माले और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को देगी। ऐसी तैयारी की गई है। ऐसा सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है और इसी तय फॉर्मूले के अनुसार अलग अलग पार्टीज को सीटों का बंटवारा किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां जारी है। तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है और ऐसे में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है सीटों के फॉर्मूले को जल्द से जल्द तय करने की, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने की और इसी के लिए लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां चल रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये कहा जा रहा है कि आईएनडीआईए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है। आरजेडी को कांग्रेस अपने कोटे से देगी और जेएमएम को अपने कोटे से माले को सीट देना है। क्या हो सकता है सीटों का फॉर्मूला, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, ये ताजा अपडेट मैं बता रहा हूं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा होना है। अब तक जो जानकारी आ रही थी उसके हिसाब से हम लगातार कह रहे थे कि किस तरह से 43 से 45 सीटों की जो है जेएमएम डिमांड कर रही है, या फिर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 25 से 28 सीट मिलने की संभावना थी, आरजेडी के 5 से 7 और माले को 4 सीटें। अब ये जो नई बात सामने आई है और कल रात जो निर्णय हुआ है उसके मुताबिक ये हुआ है कि जो 81 सीटें हैं उस सीट को जेएमएम और कांग्रेस के बीच में बंटवारा होगा। बराबर का बंटवारा नहीं होगा, यहां मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात यह है कि जो जेएमएम के हिस्से में सीटें आएंगी उस हिस्से से माले को एडजस्ट किया जाएगा और कांग्रेस के हिस्से में जो सीटें आएंगी उससे आरजेडी को एडजस्ट किया जाएगा, मतलब उनको सीटें दी जाएंगी। तो बार्गेनिंग का जो हम कह सकते हैं कि जो दौर है अब वो थोड़ा सा सेंट्रलाइज होगा, 2 तरफ सेंट्रलाइज होगा। एक तरफ माले को जेएमएम से बात करनी होगी और आरजेडी को कांग्रेस से बात करनी होगी। ये पहले भी इस तरह का फॉर्मूला झारखंड में देखने को मिला है जब इस तरह के एडजस्टमेंट हुए थे और ये उम्मीद की जा रही है कि कल देर शाम यहाँ एक बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी इंडिया गठबंधन की और उसमें ये जो 81 सीटें हैं उसमें किसको कितना मिलना है, मतलब जेएमएम के हिस्से में कितनी सीटें। वाकई अविनाश, हम ये समझे कि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस वक्त सीटों के फॉर्मूले को तय करने की कवायद जारी है, इंतजार थोड़ा और करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल बैठक होनी है और इसकी तैयारियां अभी से ही चल रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से आज जारी की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें होगा जितने का दम उसे ही उतना टिकट मिलेगा। चंदन कियारी सीट पर जीत का दावा किया है और कहा कि रांची और हटिया सीट के लिए लिस्ट का इंतजार करें। सरकार की वादा खिलाफी, घुसपैठ, विधि व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में और 1 महीने बाद झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। को लेकर अब धड़कनें तेज हैं, नजरें अब लिस्ट पर है और हमारे साथ इसमें बीजेपी के यहाँ वरीय नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं, जो पहली सूची का इंतजार सभी को है। वो पहली सूची कब आ रही है, पहले बता दीजिए। बहुत जल्द, शीघ्र कुछ क्षणों में आ जाएगी आपके बीच। हम ये सवाल आपसे पूछेंगे कि सीट वाइज तो बात करेंगे, लेकिन बताइए क्या इस बार जो पहली सूची जारी होगी कितने सीट पर होगी पहले चरण में? झारखंड में 81 सीट है, 81 का होगा। अच्छा ये बताइए क्या पुराने चेहरे को मौका मिलेगा या कुछ नए, क्योंकि जो इस बार कार्यकर्ता जो शोर मचा रहे हैं कि जो अभी नया फॉर्मूला आप लोगों ने लाया है कि बड़े बड़े चेहरे को, जो बोरो प्लेयर आ रहे हैं, बोरो प्लेयर को आप लोग मैदान में उतारने की तैयारी में कार्यकर्ताओं का दिल टूट रहा है। जिसके पास जीत का दम होगा खम में वही उतरेगा। जीतने के लिए हम मैदान में रहेंगे और हमारे प्रत्याशी जीतने के लिए दंगल में उतरेंगे। खुद आपकी सीट की बात करें, चंदन कियारी, वहां मुकाबला इस पर आप कैसे देख रहे हैं? जो रजक जी हैं वो भी इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन पकड़ने जा रहे हैं।
चंदनगिरी की जनता प्रबुद्ध जनता है। चंदनगिरी की जनता जानती है कि इस अत्याचारी सरकार को, अनाचारी सरकार को, जिन्होंने वृद्धों का पेंशन रोक करके एक अत्याचार किया है, जिन्होंने चंदनगिरी के विकास की गति को ठप कराया है, ऐसे अत्याचारी सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चंदनगिरी में भी एक कमल खिलाना जरूरी है। और जिस तरह से 2019 में पूरे झारखंड प्रदेश में पहला कमल चंदनगिरी से खिला था, इस बार के 2024 के चुनाव में भी पहला कमल चंदनगिरी से खिलेगा। नेता प्रतिपक्ष मुद्दों पर मुखर हैं, लेकिन जहां तक लिस्ट की बात है, कौन नेता कहां से लड़ेगा, नहीं है, कौन कटेगा, कौन हटेगा, कौन सटेगा, तमाम मुद्दों पर डिप्लोमेटिक जवाब है। बस लिस्ट का इंतजार है। फिर एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, हेमंत बिश्वा शर्मा से चिराग पासवान ने मुलाकात की है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही अहम चर्चा की गई। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा संभव बताई जा रही है। चंडीगढ़ जाने के दौरान उनकी मुलाकात हुई। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी मुलाकात हुई है और उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सभी जा रहे थे। चिराग पासवान ने मुलाकात की फोटो भी पोस्ट की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एलजीपीआरवी से क्या बात बन गई है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हेमंता बिश्वा शर्मा से चिराग पासवान की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये मुलाकात कोई खास है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक मलखान सिंह के समर्थकों का जुटान हुआ है। बीजेपी कार्यालय में जुटे मलखान सिंह के समर्थक ईचागढ़ सीट आजसू के खाते में जाने के कयास से नाराज। कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे मलखान सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। सियासी गलियारे से जुड़ी ये बड़ी खबर। पूर्व विधायक मलखान सिंह के समर्थकों का जुटान हुआ है। बीजेपी कार्यालय में मलखान सिंह के समर्थक जुटे हुए। ईचागढ़ सीट आजसू के खाते में जाने के कयास से नाराज वो है और इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए ये बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से हमारे साथ निरंजन फोन लाइन पर जुड़ गए। निरंजन, क्या जानकारी है, वाकई क्या सीटों के बंटवारे को लेकर जो तय फॉर्मूला है उसको लेकर यह नाराजगी जाहिर की जा रही है? विधायक रह चुके मलखान सिंह और अरविंद कुमार सिंह के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने हंगामा करना शुरू किया। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईचागढ़ अभी बीजेपी के क्षेत्र में आता है, यानी रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां से 2 बार सांसद अभी रह चुके हैं संजय सेठ, इससे पहले भी रामपाल चौधरी रह चुके हैं। तो क्यों ये आजसू के खाते में सीट जा रही है, इस बात को लेकर के हंगामा करना शुरू कर दिया और कई समर्थक नारेबाजी किया। इसके बाद बीजेपी के कई लीडर यहाँ करके उनसे वार्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं। अब देखना यह है कि आज शाम तक जो लिस्ट जारी हो रही है, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है उसके बाद बीजेपी मुख्यालय से लिस्ट जारी होगी। उसमें ईचागढ़ का नाम जो है वो खाते में, चूंकि आज शाम, चूंकि कल से नॉमिनेशन का प्रक्रिया भी शुरू हो रहा है, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आजसू आज शाम में सीट भी अपना उम्मीदवार जारी कर सकता है। तो देखना यह है कि ईचागढ़ अब बीजेपी के खाते में है या फिर आजसू के खाते में। लेकिन इतना तो तय है कि जो बैठक हुई है दिल्ली में आजसू और बीजेपी के दौर चला है, उसमें ईचागढ़ कहीं न कहीं आजसू के खाते में गई है। वाकई इंतजार करना होगा निरंजन, और देखने वाली बात होगी कि जब राजनीतिक दलों की तरफ से सीटों का बंटवारा होगा तो ईचागढ़ किसके खाते में जाती है। और बढ़ते आगे, राजधानी रांची से बड़ी खबर। जेएमएम का बीजेपी पर तंज। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने में देरी को लेकर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, बीजेपी चुनाव घोषणा होने के 24 घंटों में पूरी लिस्ट जारी करने वाली थी। सीना ठोककर हैंडलर साहब घोषणा करने गए थे, आखिर क्या हो गया? 56 इंच जैसा फुस क्यों हो गए? साहब पूरी लिस्ट नहीं तो आधी ही जारी कर दीजिए, आधी भी नहीं हो रही तो 1/4 ही कर दीजिए, और 1/4 भी ना सही तो बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो कम से कम घोषित कर दीजिए प्लीज। तो जेएमएम के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट है और ये तंज कसने वाला पोस्ट जेएमएम की तरफ से बीजेपी के लिए जारी किया गया है।
और जेएमएम के पोस्ट पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जेएमएम को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, उनके अंदर कितनी कमियां हैं, तब जाकर बीजेपी पर कुछ बयानबाजी करनी चाहिए। पिछले 5 साल से सत्ता में रहकर वो सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। मुक्ति मोर्चा अपने अंदर देख के बातचीत करे कि कांग्रेस पार्टी और साथ साथ आरजेडी या फिर मार्क्सिस्ट के लोग उनसे जो डिमांड लगा के बैठे हुए हैं उसको वो किस तरह से पूर्ति करेंगे। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियां तैयारियों में युद्धस्तर पर जुट गई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि उनका गठबंधन सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस से नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के साथ भी है। हम विकास के लिए काम करेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन पार्टी योग्य समझेगी तो उन्हें मौका दिया जाएगा। उम्मीदवारी की घोषणा होगी, अभी तो उम्मीदवारी की घोषणा ही नहीं हुई है। जब उम्मीदवारी की घोषणा होगी तब हम लोग निर्णय लेंगे कि नामांकन कब करना है। सो अभी तो हम लोग पार्टी के अभी हम एक कार्यकर्ता के रूप में हैं और पार्टी अगर उचित समझेगी, योग्य समझेगी, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, निश्चित रूप से नामांकन। और झारखंड में चुनाव की घोषणा के साथ जीत की दावेदारी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अमित मंडल का विश्वास है कि उनके विकास कार्य और कोरोना काल में जनता की सेवा उनकी जीत का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि गठबंधन में नाराजगी का उन्हें चुनावी फायदा मिलेगा। अमित मंडल से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और हमारे साथ गोड्डा से बीजेपी विधायक अमित मंडल हैं। अमित जी, चुनाव अब नजदीक है, दूसरे चरण में आपकी परीक्षा होगी, आप कितना तैयार हैं और जनता के लिए आपने क्या कुछ कर पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 तैयार रहती है और हम लोग सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से तैयारी नहीं करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्याओं से लगातार हम लोग जो उसका निदान हो सकता है उसके लिए प्रयास करते हैं। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का लोकल लीडरशिप दोनों ही जो है 2024 के चुनाव को लेकर काफी आश्वस्त हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हकीकत है 2014 में गोड्डा से जीत दर्ज की, 2016 के उपचुनाव में जीत दर्ज की और मुझे लगता है कि जब से मैं सक्रिय राजनीति में आया हूं तो एक उपचुनाव जो जीता है भारतीय जनता पार्टी ने गोड्डा का जीता है। उसके बाद 2024 में हम लोगों ने जीत दर्ज की और 2024 की जो जीत थी वो कई मायनों में अप्रत्याशित थी और जो मुसलमान समाज हो या आदिवासी समाज हो जो महागठबंधन को वोट करते थे उसके अंदर आज के डेट में उत्साह नहीं है, तो उत्साह को कम होगा तो स्वाभाविक तौर से वो वोट मेरे तरफ ट्रांसफर होगा। तो ये थे अमित मंडल और इनको भरोसा है कि एक सुरक्षा कवच के तौर पर इन्होंने गोड्डा में काम किया है और जो विपक्ष के अंदर जो थोड़ी नाराजगी होगी उसका एक फायदा इनको मिलने जा रहा है और इस फायदे से ये कहीं ना कहीं कामयाब होंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, जहां हर पार्टी खुद को बड़ा दिखाने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेता भले ही बीजेपी में जाएं, लेकिन बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। बीजेपी नेता सीपी सिंह ने कहा कि नेता टिकट या अन्य कारणों से दल बदलते हैं और ये सारी बातें आम हो गई है। कह सकता हूं कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे हमारे संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी का कई बड़ा चेहरा बहुत जल्द कांग्रेस के सदस्यता लेगा। अब इस तरह का प्रोपेगेंडा चलते रहता है, गॉसिप चलते रहता है, वे राजनीति में ये सब आजकल आम बात हो गया है, तो इसलिए चलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं, अब व्हाट्सएप पर आएगा स्मार्ट मीटर का बिल। ग्राहकों को मोबाइल नंबर लिंक करना होगा और आपके मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए ही बिल भेजा जाएगा। जेवीएनएल ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, वो क्या है व्हाट्सएप नंबर वो भी जान लीजिए। 9155029417 यानी कि 9155029417 पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिंक करना है। पहले विभाग के वेबसाइट पर आप बिल देख पाते थे, लेकिन ये सुविधा और भी अच्छी कर दी गई है। अब आपको व्हाट्सएप पर ही बिल भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप अन्य लोगों के मैसेज को पढ़ते हैं, वैसे ही जेवीएनएल के द्वारा आपके घर का जो बिजली बिल है वो भी व्हाट्सएप पर ही आ जाएगा। ये और भी ज्यादा सुविधाजनक बात है और ऐसे में आप आसानी से अपना बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं।
और चलिए अब आपको चतरा लिए चलते हैं, जहां मयूरहंड थाना क्षेत्र के महेशा गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। नहर में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से दादा और पोती की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मयूरहंड थाना पुलिस ने ग्रामीण और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों के शव को बाहर निकाला है। जी गया तो मछली लाइन मार लेने तो वो डूब गया ससुर जी, तब पीछे मेरा बेटी गया तो वो भी उसी तीर आ गया, वहीं पे तीर खींच लिया। फिर मेरा पति आया उधर से, तब फिर घर में आया, तब फिर घर से फिर लेके गया सबको। तकर पहले ससुर के निकाला, तकर बाद मेरा बेटी के निकला। यही सब आदमी नीचे दबा हुआ है तो उसको खींच के निकाला, फिर दूसरों को भी खींच के निकाला। तो निकालने के बाद जो है से आदमी वहाँ पर जुट गया। और अब बात करते हैं गैंगस्टर अमन साहू गैंग की। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के बीच कड़ी का काम करने वाला मयंक सिंह के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा चुका है। झारखंड एटीएस ने जहां इसके राजस्थान स्थित घर की कुर्की की है, तो अब इसके संपत्तियों की जांच में एटीएस की टीम जुट गई है और जल्द ही मयंक सिंह और उसके आला कमान साहू की संपत्ति को अटैच करने की कवायद शुरू होगी। वहीं मयंक सिंह के रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पुराना पासपोर्ट था उसको कैंसिल कर दी गई है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दी गई है और एक्स्ट्राडिशन जो अभी जिस भी देश में वो भागा फिर रहा है वहाँ के लिए एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस अभी की जा रही है और बहुत जल्दी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस कंप्लीट हो। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां झारखंड सरकार के नियमों के तहत सीसीएल के तापिन साउथ परियोजना में ग्रामीणों को 75% रोजगार देने का पालन नहीं हो रहा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। रोजगार के अभाव में वो राज्यों में पलायन करने को विवश हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा प्रमुख रहेगा। जो भी पार्टी उन्हें 75% रोजगार में हिस्सेदारी दिलाएगी, वे उसका समर्थन करेंगे। सभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सरकार जो है, जो वादा किया गया था पहले में कि स्थानीय लोगों को यहाँ कंपनियों में 75% रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब देख सकते हैं यह सीसीएल का तापिन साउथ परियोजना है और यहाँ पर ग्रामीण बीते 10 दिनों से 75% हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनी कोयला उत्खनन कर रही है वहाँ पर इन्हें रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। जब सरकार ने 75% का नियम बनाया था तो ग्रामीणों में काफ़ी खुशी थी कि उन्हें अब अपने घर में ही रोज़गार मिलेगा। क्या मांगे आपकी? सर हमारी मांगे हैं जो झारखंड सरकार द्वारा लागू 75% स्थानीयों को जो रोजगार देना है सर, वो मांग हमारी है। उसके तहत हमारी जो आउटसोर्सिंग कंपनी कृष्णा लिमिटेड आई हुई है उसमें हमें रोजगार दिया जाए सर। लेकिन सर हमारी मांगों को लगातार अवहेलना की जा रही है प्रबंधन द्वारा और सोर्सिंग कंपनी द्वारा। हमने 3/10/2024 को हमने अपना सूची भी सौंपा सर मजदूरों का, लेकिन आज तक एक भी मजदूर को उसमें नहीं लगाया गया। हमारी मांग है सर, जो झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पास में 45% दिया जाना चाहिए रोजी रोजगार के लिए, 75% वो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ से बाहर लोगों को यहाँ पास में जो है सो काम दिया जा रहा है। हम लोग का यही मांग है, रोजगार मांग है, अपना हक अधिकार मांग है। और अब हम लोग को जो 55% जो मजदूरी है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है अभी रोड सेल में। हाँ, हमारा यही मांग है कि जो कृष्णा लिमिटेड जो बैठा हुआ हम लोग के यहाँ रोजगार मिल जाए, यहाँ का आदमी यही काम करे। आप लोग स्थानीय विस्थापित प्रभावित है? हाँ, प्रभावित है। इन्हें जो है मजदूरी नहीं दी जा रही है, इनको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में ये लोग 10 दिनों से लगातार अनशन करने को, धरना करने को मजबूर हो रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। अगली खबर गुमला से है, जहां घाघरा प्रखंड के गुनिया गांव में लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। आज तक लोगों को नल जल योजना का लाभ ही नहीं मिल पाया। हालात तो इतने खराब हैं कि पानी के लिए 1-1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लेके रात होवेला, अंधार होवेला, रात का आवेला काम करके गिन शेखर हमारे पानी लेके का आवेला रात के गिन। गुनिया गाँव में हम लोग को बहुत समस्या है, जाने आने का में भी बहुत रोड का भी दिक्कत है। और मेन बात तो यहाँ सबसे पहले मेन बात यहाँ पानी का बहुत जो दिक्कत है। स्कूल से दो डिब्बा से चल जेल घर इतना चढ़ाई ना छुआ के बेतरा के हमरे पानी ले गिला 2 खेप 3 खेप कहीं बाजार जाए रहेला तो देरी होएला, गाड़ी नहीं भेटाएला। अब थी पानी वाला निकले तो हमरे के कालवा हो जाएला, बहुत समस्या हो जाएला। रात खाना हुईला पानी ले गेले, अंधार हो जाएला, बेरा रहते भी से कर ले चापाकल चाहिए। और खबर कोडरमा के डोमचांच से, जहां सड़क पिछले 2 महीने से गंदे नाली के पानी से तालाब में तब्दील हो गई और इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। आने जाने में बहुत समस्या हो रही है और स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ रही है।
तो ये नली बना हुआ था, लेकिन नली यहाँ बंद कर दिया है आदमी सब। अच्छा, तो क्या नली का पानी है। अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है डेली? दिक्कत देखिए, पानी में डूब के पार हो रहे हैं। देखिए इतना पानी भरल है, एक क्या होना। पानी पूरा बंद नहीं कर रहे यहाँ, क्या करिएगा बताइए। इस तरह बच्चा भी पार हो रहा है, स्कूल भी जा रहा है, तो क्या बोलिएगा बताइए आप। हम लोग उधर से स्कूल जाने घड़ी ना घर और स्कूल जाते ना, तो पूरा पानी में हम लोग को दिक्कत होता, पूरा भीग जा रहा है, पैर और जूता से पूरा भीग जा रहा है। अगली खबर जामताड़ा से, जहां पुलिस प्रशासन की लागू की गई नो एंट्री व्यवस्था ने टोटो और ऑटो चालकों के लिए नई तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी है। और ऐसे में कई दिनों से परेशानी झेल रहे टोटो और ऑटो चालकों ने विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऑटो चालकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, वे मंत्री आवास पर ही डटे रहेंगे। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओ अनंत कुमार ने ऑटो चालकों को अपने कार्यालय के बाहर बुलाकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और ट्रैफिक प्रभारी रविंद्र यादव को समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मामले को शांत करा दिया। मंत्री जी के आवास पर जमा है आप लोग? जमा है इसी कारण में सर, जितने भी टोटो वाला जा रहे हैं सर, सबको डंडा दिखा रहे हैं और गाली गुप्ता कर रहे हैं सर। ऐसे करते आते हैं सर, ऐसे करेंगे हम लोग के साथ, टोटो वाला के साथ हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके कमाएंगे सर, कैसे करके बाल बच्चा पोसेंगे सर। 7 तारीख से एक बार बात किया था, बोला कि पूजा के चलते अभी कुछ दिन बंद रहेगा, भीड़ भड़का हो रहा है टोटो के चलते। अभी टोटो और ऑटो को बंद कर दिया गया और पर्सनल गाड़ी जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना मोटरसाइकिल जा रहा है, चाहे पोल पर, पूरा पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगाए, हम लोग को जाने दे। हम लोग का क्या खड़ा रहते हैं ना, हम लोग जाम करते हैं ना। हम लोग लूटना चाह रहे हैं, आपसे 50 की जगह 150 मांगे तो आप ले 150 टका भाड़ा है, तो कैसे जाएंगे बोलिए? रास्ता कहाँ से? रास्ता खोले ना तब ना। ये बैंक से जाने नहीं दे रहा, चंचला मंदिर से इधर जाने नहीं दे रहा, तो जाएंगे किधर से? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग और जो ऑटो चालक संघ के जो अध्यक्ष हैं और भी ऑफिस बेरर वो भी आए हुए थे, तो हमने कहा कि कुछ कन्फ्यूज़न हुई है और जो हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था वो 13 तारीख तक था, हार्डली 14 तारीख तक था विसर्जन को लेकर के। तो बातें क्लियर हो गई। हमारा कंसर्न है कि जो रॉन्ग पार्किंग होती है उस पर कंट्रोल हो। और देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिंह को एसीबी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी डॉक्टर रंजन सिंह को गिरफ्तार कर दुमका लेकर गई। जानकारी के अनुसार रंजन सिंह को 70,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद महफूज आलम ने यह भी कहा कि उन्होंने 2020 में बंगाल नर्सिंग होम की शुरुआत की थी और नर्सिंग होम के प्रोविजनल प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया गया था और इसी को लेकर सिविल सर्जन ने 1,50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। और अगली खबर धनबाद के महुदा थाना क्षेत्र से है, जहां बीजेपी नेता और कांडरा पंचायत के मुखिया धनेश्वर महतो के आवास में दर्जनों हथियार से लैस नकाबपोश अपराधी ने धावा बोल दिया। अपराधी ने पहले घर में बुजुर्ग की पिटाई की और मौका लगते ही धनेश्वर महतो ने पुलिस को मामले की सूचना भी दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके आधार पर खोजबीन जारी है। कहा गया है कि राज्य में विधि व्यवस्था खराब हो गई है। लगभग 1 बजे के आसपास में नकाबपोश अपराधी के द्वारा जो है मेरा घर का मेन गेट जो है तोड़ के अंदर घुस के जो है मतलब बड़ा घटना अंजाम देने का प्रयास किया गया, परंतु तत्परता के साथ तुरंत हम स्थानीय पुलिस को फ़ोन किए, अगल बगल के लोगों को फ़ोन किए। पुलिस भी जो है 10 से 15 मिनट के अंतर्गत पहुंच गई, जिसके कारण हम लोग जो है बड़ा हमारे घर में बड़ा घटना घटने से जो है बचे। यही कहना चाहेंगे कि सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन करे। कि जो हमारे पार्टी के महामंत्री धनेश्वर महतो जी हैं, जिनके यहाँ दर्जनों की संख्या में लोग डकैती करने के लिए घुसे थे, इनकी जान की सुरक्षा का व्यवस्था करना चाहिए और सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए कि सरकार अब तो आचार संहिता लग गया, जिला प्रशासन को जिम्मेवारी लेना चाहिए और इस तरह का। और यहाँ रुकेंगे एक